हेलो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो कुछ डाउट्स मेरे पास आए थे यहाँ पर एक बार पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला डाउट तो ये था कि EDTA में जब एसिटिक एसिड अटेज्ड हो, मतलब वो एनाइन फॉर्म में नहीं हो, तो लिगेंड का वर्क क्यों नहीं करेगा। ठीक, यहाँ पर तो EDTA की आपको स्ट्रक्चर याद आ रही होगी, इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट। अब ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं ये है टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो इसकी दंतुकता या डेंटिसिटी कितनी होगी, यहां पर 2 ही होगी। ये ऑक्सीजन किसका काम नहीं करेगा, यहां पर लिगेंड का। ठीक है, यहाँ पर अब जैसे ही हम एक H को हटा देंगे, O पे चार्ज क्या जाएगा माइनस, और माइनस आते ही ये लिगेंड का काम करने लगेगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, दाता परमाणु। अब क्या रीजन है कि उदासीन या न्यूट्रल फॉर्म में ये लिगेंड का काम नहीं कर रहा और एनायनिक फॉर्म में काम कर रहा है, तो इसका आंसर हम यहां से भी दे सकते हैं। देखो, एसिटिक एसिड लिगेंड नहीं होता है, पर एसीटेट किसका काम करता है, लिगेंड का। अब उसका रीजन क्या हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दान करवा रहे हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन दान करने का मतलब क्या हुआ, क्षारकता। अगर आपको GOC याद आ रही हो, इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति क्या थी, क्षारकता थी। तो इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे, दान करने की प्रवृत्ति भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जब ये उदासीन होता है, ठीक है, यहाँ पर तब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सफिशिएंट नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन पैर डोनेट कर सके, इसलिए कोऑर्डिनेशन में आपको एसिटिक एसिड लिगेंड के रूप में नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर एसीटेट मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं यहाँ पर कि अनुनाद भी होता है इसमें यहाँ पर। तो इस वजह से याद रखना यहाँ पर कि डिपेंड करता है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कितना है या कितना नहीं है। अब जैसे H2 है, H2 में ऑक्सीजन का लॉन पेयर उदासीन है ये, पर ये इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। ठीक है, यहाँ पर यहाँ वो अनुनाद की वजह से दान नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो बहुत सारे फैक्टर और शामिल हो जाते हैं, तो सिंपली हमें ये याद रखना है स्पेशली एसिटिक एसिड के लिए कि न्यूट्रल फॉर्म में है तो ये लिगेंड का काम नहीं करेगा, जब ये एनाइन फॉर्म में आ जाएगा तभी लिगेंड का क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये डाउट क्लियर है। इसीलिए इसमें जब जितने H हटते जाएंगे और O- बढ़ता जाएगा, दाता परमाणु की संख्या भी बढ़ती जाएगी। अब हम आते हैं यहाँ पर कुछ परिभाषाओं पर या डेफिनेशन पर। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूँ, अभी तक हमने कोऑर्डिनेशन में क्या क्या स्टडी कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर अभी हमारा डेफिनेशन पार्ट ही चल रहा था, जिसमें हमने द्विक लवण, ठीक है, यहाँ पर इसके अलावा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, उसके बाद फिर हम आ गए थे मेनली लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन पे। लिगेंड्स के वर्गीकरण में हमने देखा था आवेश के आधार पे वर्गीकरण, फिर दंतुकता के आधार पे वर्गीकरण, फिर उसी में हमने देखा था यहाँ पर उभय दंतुक लिगेंड। ठीक है, यहाँ पर इसके अलावा इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति या ग्रहण करने की प्रवृत्ति के आधार पर सेतु लिगेंड। तो अलग अलग टाइप के लिगेंड्स को हम डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर अब डेफिनेशन के उसी पार्ट को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट परिभाषा आपके सामने है वो है उपसहसंयोजन संख्या, या क्या बोलते हैं इसको हम, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या मीनिंग है इसका, संकुल में केंद्रीय धातु द्वारा लिगेंड्स के साथ बनाए गए उपसहसंयोजन बंधों की संख्या केंद्रीय धातु की उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। क्लियर, यहां पर सिंपल सी डेफिनेशन है, धातु द्वारा लिगेंड के साथ बनाए गए उपसहसंयोजन या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स की संख्या। एक चीज तो ये क्लियर हो रही है यहाँ पर डेफिनेशन से कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये कॉम्प्लेक्स का नहीं होगा, ये किसका होगा, केंद्रीय धातु का। क्लियर हो गया, यहाँ पर संकुल का जो संकुल होता है उसकी उपसहसंयोजन संख्या नहीं होती है, उपसहसंयोजन संख्या किसकी होगी, केंद्रीय धातु की। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल देखो, FeCN का होल 6 और 3 माइनस, यहाँ ये -6 चार्ज आ गया, यहाँ +3 तो -3 चार्ज आ गया।
अब हमें पता है कि साइनाइड किस में आता है, हम लिगेंड्स का दंतुकता के आधार पर वर्गीकरण कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आपको याद क्या रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, द्विदंतुक और बहुदंतुक लिगेंड। बाकी सारे लिगेंड आप किस में क्लासीफाई कर दो, एक दंतुक में। क्लियर है क्या यहाँ पर? तो साइनाइड किस में आएगा, एक दंतुक लिगेंड में। उभय दंतुक भी होता है ये। ठीक है, यहाँ पर मेन यहाँ पर जो हमें देखना वो दंतुकता देखनी है, डेंटिसिटी देखनी है। ठीक है, यहाँ पर तो एक साइनाइड आयरन के साथ एक कोऑर्डिनेशन मोड बनाएगा, क्योंकि धाता परमाणु एक साइनाइड में एक ही है, इसका मतलब 6 कितने बनाएंगे, 6 ही बना देंगे। तो यहाँ Fe की, फिर वही कि कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहा मैं, केंद्रीय धातु कौन है, Fe3+, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। क्लियर यहाँ पर? इसका मीनिंग क्या हुआ, केंद्रीय धातु की उप संयोजन संख्या को अगर हम डिफाइन करें तो अगर एक दंतुक लिगेंड है, ठीक है यहाँ पर, तो जितने एक दंतुक लिगेंड होंगे, ठीक है यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स भी उतने ही बनेंगे। ठीक है यहाँ पर, तो क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि जो केंद्रीय धातु की उप संयोजन संख्या है ये किसके बराबर होगी, यहाँ पर लिगेंड्स की संख्या के बराबर। यदि लिगेंड्स मोनोदंतुक हो, क्लियर हो गया पॉइंट? अगर मोनोडेंटेड है तो जितने लिगेंड्स जुड़े होंगे वही उसकी क्या हो जाएगी यहाँ पर, समन्वय, कोऑर्डिनेशन नंबर या इस उप संयोजन संख्या। और एग्जांपल देखते हैं, COOX का होल थ्राइस और 3-, ये ऑक्सलेट है, एक पे -2 चार्ज होता है, 3 पे कितना हो जाएगा, -6 + 3 और 3-। अब ऑक्सलेट किस टाइप का लिगेंड है, इसलिए प्रीवियस रिवीजन इंपॉर्टेंट है कि हमें देखते पता लग जाए कि लिगेंड कौन सा है। यह है द्विदंतुक लिगेंड। अब अगर ये द्विदंतुक लिगेंड है तो एक ऑक्सलेट कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर वही कितना आ जाएगा, 6। तो द्विदंतुक लिगेंड की अगर हम बात करें तो जितने द्विदंतुक लिगेंड्स दिए गए हों उसको अगर हम 2 से क्या कर दें यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या जाएंगे यहाँ पर, उप संयोजन संख्या। क्लियर यहाँ पर? तो यहां से अब क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर कि हम लिगेंड्स को देख के पता करेंगे कि यहाँ पर वो कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है केंद्रीय धातु के साथ। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, CaEDTA और 2-, EDTA में चार्ज कितना होता है, 4- + 2, तो ये 2-। अगर हम देखें EDTA इटसेल्फ क्या है, षटदंतुक, हेक्साडेंटेड, तो अकेला EDTA कितने बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। क्लियर है क्या यहाँ पर? तो यहाँ पर क्लियर हो गया यहाँ पर कि अगर हेक्साडेंटेड अटैच्ड है तो अकेला ही कितने बॉन्ड बना रहा है, 6। तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन कैसे करेंगे, लिगेंड को देखकर, लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं और उसका नेचर कौन सा है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन में तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी, हमें केवल लिगेंड्स का आइडेंटिफिकेशन सही तरीके से करना है। आगे आते हैं इसी में और देखते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है, यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं, क्या है ये नोट, उप संयोजन संख्या के निर्धारण में केंद्रीय धातु व लिगेंड के मध्य बने सिग्मा बंध ही शामिल होते हैं। पाई बंध नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे लिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर जब हम काउंट करेंगे तो उसमें केवल सिग्मा बंध ही शामिल होंगे, पाई बंध नहीं। क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, हमने देखा था पाई दाता और पाई ग्राही लिगेंड्स, ठीक है यहाँ पर, तो M और L के बीच में केवल सिग्मा बंध ही नहीं बनते हैं, ठीक है, यहाँ पर पाई बंध भी बनते हैं, पर काउंटिंग में शामिल कौन से होंगे, केवल सिग्मा बंध। क्लियर यहाँ पर? अब अगर हम देखें तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, केमिकल बॉन्डिंग से। अगर आपको याद आ रहा हो संकरण वाले कॉन्सेप्ट में
कि जब हम संकरण निकालते हैं तो हम केवल किसको काउंट करते हैं, सिग्मा बंधों को, पाई बंधों को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये वही कॉन्सेप्ट है कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मान लीजिए जैसे 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने का मतलब क्या हुआ, मेटल लिगेंड के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर और 6 सिग्मा बंध बनाएगा। तो इसकी आकृति के बारे में आप आंसर दे सकते हो, अभी हम यहाँ भी आगे जाके पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन में भी, पर केमिकल बॉन्डिंग से आंसर आ जाएगा। अगर मेटल लिगेंड के साथ 6 सिग्मा बंध बना रहा है तो इसकी आकृति क्या होनी चाहिए, अष्टफल की। ठीक है, यहाँ पर तो याद आ गया यहाँ पर कि अगर 6 सिग्मा बॉन्ड होंगे, ठीक है, यहाँ पर तो आकृति कौन सी जाएगी, अष्टफल की। तो वो आकृति बताने में पाई बंध शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्यों नहीं करते हैं, ये हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में कि सिग्मा बंध क्या होते हैं, ताकतवर या मजबूत। ठीक है, यहाँ पर फर्म या दृढ़ होते हैं, और पाई बंध क्या होते हैं, आसानी से विस्थानीकृत। तो किसी भी अणु की आकृति केवल किससे बताई जाती है, सिग्मा बंधों की संख्या से, पाई बंध से नहीं। तो यहाँ पर यही वही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब कोऑर्डिनेशन नंबर में यहाँ पर हम कुछ सेंट्रल मेटल आयन के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो हेडिंग क्या हमारी, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सम सेंट्रल मेटल। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आते हैं यहाँ पर केस फर्स्ट। इसको हमने चार्ज के बेसिस पे अलग अलग टाइप में क्या कर दिया, डिवाइड। तो सेंट्रल मेटल आयन विद +3 और मोर चार्ज। तो अगर गिवन सेंट्रल मेटल पे +3 या उससे ज़्यादा चार्ज हो, +4, +5 या +6, उस केस में जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। ये हम ये सिंपल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं यहाँ पर, आगे इसको यूज में भी लेने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर तो अगर +3 या उससे ज़्यादा का चार्ज है किस पे, सेंट्रल मेटल पे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 6। अब यहाँ पर जनरली लिखा गया है, इसका मतलब 100% तो फॉलो नहीं होगा, पर मोस्ट ऑफ द केसेज में आंसर क्या आने वाला है, 6। अब एक्सेप्शन केसेज पे आते हैं। एल्यूमिनियम 3+, यहाँ पर 4 भी गिवन है और 6 भी गिवन है, मतलब 6 के साथ साथ ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर भी शो करेगा। एल्यूमिनियम 3+, यहाँ भी 2 आंसर है, 6 के साथ क्या शो कर रहा है, 4, और इसीलिए हमने इनको किस में ले लिया, एक्सेप्शन में, क्योंकि आपकी ये लाइन क्या बोल रही है कि ओनली आंसर क्या आना चाहिए, 6। तो 6 के अलावा जो भी आंसर आ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अलावा कोई भी अगर हमें मिल रहा है तो हम उसको किस में ले रहे हैं, यहाँ पर एक्सेप्शन केसेस में। Ag 3+, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 4। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब इसको देखो, इस लाइन को हम यूज में कैसे लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको गिवन है Fe3+, अब आपके सामने आया क्वेश्चन किसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, आंसर क्या आपके लिए 6 है। भी एक्सेप्शन में इंक्लूड नहीं है और 3+ या ज्यादा चार्ज है, इसका मतलब डायरेक्ट आंसर किस में आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आएगा। कोबाल्ट 3+ गिवन है तो आंसर क्या आएगा, 6। क्रोमियम 3+ गिवन है, आंसर क्या आएगा, 6। प्लेटिनम 4+ गिवन है, 4+ चार्ज आ गया। ठीक है, यहाँ पर 3 में तो फिर भी एक्सेप्शन मिलते हैं, 4, 5 या 6 के केसेस में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही मिलेगा आपको। तो प्लेटिनम 4+ के लिए आंसर क्या आ जाएगा, 6। पैलेडियम 4+ क्या आंसर आ जाएगा, 6। तो क्लियर हो गया यहाँ पर कि इस लाइन को हमें यूज में कैसे लेना है कि +3 या ज्यादा चार्ज है तो कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली क्या मिलेगा, 6। और ये 3 एग्जाम्पल है जिनको हमें अलग से याद रखना है। तो हमारा बहुत सारा वर्क एक लाइन ने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर आगे हम इन लाइनों को यूज में लेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कई जगह पर फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ये हेल्प करेंगे आपकी कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, यहाँ पर आगे आते हैं सेकंड केस पे। सेंट्रल मेटल आयन विद +2 चार्ज, M2+ आपको गिवन है। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मिल सकता है आपको, 4 और 6। 5 कम मिलेगा आपको, क्योंकि आपके सिलेबस में जो ज्योमेट्री है वो 4 और 6 से रिलेटेड है, पर 5 के एग्जाम्पल भी मिलते हैं। ज़्यादातर जो आपको एग्जाम्पल मिलेंगे वो 4 और किसके मिलेंगे, 6 के। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स कि इसको हमें लर्न कैसे करना है। कि यहाँ पर क्योंकि एक नंबर तो आ नहीं रहा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, यहाँ पर इस कंफ्यूजन को भी दूर करते हैं। देखो यहाँ पर जो ओनली 4 शो करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, वो कौन कौन है, जिंक, कैडमियम, प्लेटिनम 2+ और पैलेडियम 2+। अभी आपने देखा था कि प्लेटिनम पे अगर 4+ चार्ज है तो आंसर क्या होगा, तो बाय डिफॉल्ट आंसर 6 ही आएगा ना, +3 या ज्यादा चार्ज होने पर आंसर क्या जाएगा, 6।
2+ अगर गिवन है तो आंसर क्या होगा 4। पैलेडियम 2+ गिवन है तो आंसर क्या हो जाएगा 4। तो ये 4 एग्जाम्पल ऐसे आ गए जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स्ड होता है और आंसर क्या आता है 4। आगे आते हैं निकल 2+। निकल 2+ में 4 भी मिल जाएगा, 5 भी मिल जाएगा और 6 भी मिल जाएगा, तीनों शो करता है ये। ठीक है, यहाँ पर मैंने भी बोला कि जनरली हम डिस्कस किसको करेंगे 4 और 6 को। अब यहाँ पर आते हैं, जब जैसे क्लोरीन या साइनाइड लिगेंड अटैच्ड हो तब तो कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा होता है 4। अमोनिया या वाटर के केस में कौन सा होता है 6। ठीक है, यहाँ पर अब इसका रीजन क्या है वो तो हम आगे कोऑर्डिनेशन में स्टडी करेंगे, पर एक चीज को देखो आप कि क्लोरीन और साइनाइड के लिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका मतलब जियोमेट्री क्या होगी या उस बनने वाले कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे NiCl4 2- के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी तो क्या आंसर है, तो वही हाइब्रिडाइजेशन को याद करो। 4 के लिए क्या आंसर आएगा, या तो टेट्राइडल होगा या स्क्वायर प्लेनर, दो ही तो ऑप्शन अभी हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पर CN4 गिवन है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ, क्या आंसर होगा, या तो स्क्वायर प्लेनर या टेट्राइडल। अब आते हैं वाटर के लिए, 6 अटैच्ड है तो आंसर फिक्स्ड है, यहाँ तो दो आंसर भी नहीं है, एक ही आंसर है ऑक्टाहेड्रल। 6 के लिए आंसर फिक्स्ड होता है, क्या आंसर आएगा, क्योंकि 6 क्या बनेंगे सिग्मा बॉन्ड्स, और 6 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे तो स्ट्रक्चर क्या जाएगी ऑक्टाहेड्रल ही जाएगी। तो क्लियर हो यहाँ पर। तो आगे हम इसको स्टडी करेंगे, पर ये समझ में आ रहा है यहाँ पर कि अब एक डाउट जो आ सकता है कि यहाँ पर 4 क्यों आया, तो उसका आंसर है स्ट्रक्चर की वजह से। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ये बनाते हैं या तो टेट्राइडल बनाते हैं या स्क्वायर प्लेनर। अमोनिया या जो वाटर है ये क्या बनाते हैं यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि अगर ऑक्टाहेड्रल अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये तो कंफर्म है ना कि सेंट्रल मेटल बॉन्ड कितने बना रहा है 6 बना रहा है, 6 बना रहा है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो आपको 6 वाटर या अमोनिया क्या करने पड़ेंगे अटैच। क्लियर हो गया पॉइंट। आगे आते हैं Mn2+, यहाँ भी सेम स्टोरी है, 4 5 या 6 एग्जाम्पल सामने, जैसे MnBr4 2-, MnBr5 3-, MnNH3 all 6 2+। अब यहाँ डाउट आ सकता है कि जब दोनों जगह ब्रोमीन अटैच्ड है तो फिर ये डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी एक केमिकल रिएक्शन ही तो है। केमिकल रिएक्शन में अगर हम सिचुएशन चेंज कर देंगे तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा चेंज। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से आप CO भी बनाते हैं और CO2 भी बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो रिएक्शन कंडीशन चेंज होने पर कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो जाएगा चेंज। क्लियर। यहाँ पर यहाँ भी इसका जो एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल निकल वाला ही है कि अगर 4 है तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर जा रही है, और 6 होने पर ऑक्टाहेड्रल। 5 के लिए आपको याद होगा यहाँ पर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर होगी। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर कॉपर 2+ के लिए, इसके लिए भी आंसर जो है वो 4 5 और 6, पर 6 बहुत रेयरली शो करेगा, ये बहुत कम केसेज में ये 6 शो करता है, जनरली 4 या 5 शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर तो Cu यहाँ पर 4 है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में, सेकंड कॉम्प्लेक्स में क्या आ गया 5 आ गया, और थर्ड कॉम्प्लेक्स में क्या आ गया 6। क्लियर। यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं, क्रोमियम 2+। क्रोमियम 2+ के लिए आंसर क्या आ रहा है 6 आ रहा है। अब मैंने साथ के साथ यहाँ 3+ भी रिटर्न कर दिया है, वरना हमारी हेडिंग तो क्या है कि गिवन सेंट्रल मेटल पे 2+ चार्ज है, तो इसका मीनिंग, इसका रीजन ये है कि +3 के लिए तो ऑलरेडी आपके पास आंसर है ना कि आंसर क्या आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, तो ये +2 में भी क्या शो करता है 6, और +3 में भी क्या शो करेगा 6। आयरन के लिए भी सेम आंसर है। आपको पता है कि आयरन मेनली 2OS शो करता है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, फेरस एंड फेरिक। अब +3 के लिए तो आंसर ऑलरेडी मेरे पास है कि 6 आएगा, +2 के लिए भी आंसर क्या हो जाएगा 6। नेक्स्ट आते हैं कोबाल्ट 2+, ये भी 4 या क्या शो करता है 6। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल सामने है, थायोसाइनेट के साथ 4 और वाटर के साथ 6। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पे ओनली +2 चार्ज आएगा, फिक्स्ड होता है, ये ग्रुप सेकंड का मेंबर इसलिए वेरिएबल नहीं होगा, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या जाएगा 6। नेक्स्ट आते हैं Hg2+, वही 2+ चार्ज है तो ये 3 या क्या शो करेगा 4, जैसे HgI4 2-, HgI3 1-, फिर वही डाउट नहीं आ जाए कि दोनों जगह आयोडीन सेम है, पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में कंडीशंस क्या थी चेंज, तो कॉम्प्लेक्स भी क्या बने अलग अलग। तो क्लियर हो गया। यहाँ पर एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि +2 अब आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा। पहली बात तो ये है कि आपको ये कोऑर्डिनेशन नंबर रटने नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पहले ये हेडक दूर कर दूं मैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपको रटना ही नहीं है। आप जैसे जैसे
एग्जाम्पल आपके सामने आगे आते जाएंगे, तो इन लाइनों को आप रिकॉल करते जाना। जैसे मान लीजिए आपने आयरन का कोई भी कॉम्प्लेक्स देखा, तो आपको ये लाइन याद आ जाएगी ना कि हाँ +2 और +3 दोनों में फिक्स ही था, 6 था। क्रोमियम का कोई भी कॉम्प्लेक्स देखेंगे +3 में तो आपको हमेशा 6 ही मिलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोबाल्ट का कोई भी +3 में अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 6 ही मिलेगा। निकल के केस में क्या मिल जाएगा, 4 और 6 मिल जाएगा। जिंक 2+ का जब भी आप कोई भी कॉम्प्लेक्स स्टडी करोगे 4 ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स जब आगे आप स्टडी करते जाएंगे तो साथ के साथ आप कोऑर्डिनेशन नंबर को भी एक बार ऑब्जर्व करते रहो। कहीं कोई डाउट आ जाए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ये क्यों आ रहा है, तो आप इस पेज पे आ जाएं और एक बार इसको रिवाइज कर लें। बाकी मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर रटने नहीं है, नंबर्स याद हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, याद हो जाएंगे रिवीजन के थ्रू। जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्स स्टडी करते जाएंगे, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आएंगे आपके सामने, तो आपको वहां पर पता लगता जाएगा कि हाँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ये क्यों आ रहा है, इस मेटल के लिए ये क्यों आ रहा है। Mg2+ कहीं भी मिला आपको, ठीक है, यहाँ पर आप हमेशा 6 देखोगे। कहीं पर डाउट आ गया कि 6 क्यों आ रहा है, तो इस पेज पे आ जाओ, इसको देखो, आंसर मिल जाएगा आपको। क्लियर हो गया ना पॉइंट, क्योंकि ये नंबर्स है, एग्जैक्टली रट लें ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका रिवर्स तरीका बता रहा हूं मैं, मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर यहां से नहीं रटना है, आपको याद तो करना, पर वो याद कहां से करना है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स आते जाए रिवीजन हमारा अपने आप ही होता जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर का। क्लियर हो गया पॉइंट। अब आते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर में केस नंबर 3 पर। गिवन सेंट्रल मेटल पे चार्ज कितना है, +1, ठीक है। अब हमने +3 देख लिया है, +2, अब आते हैं +1 पर। तो जनरली यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्या मिलेगा, 2 या 4, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, कॉपर +1 तो 2 या 4, गोल्ड +1, इसके लिए आंसर क्या मिलेगा, जनरली 2, ठीक है। यहाँ पर तो ये 2 ही शो करता है। Ag+ के केस में आते हैं, क्या आंसर आ रहा है, 2, ठीक है। यहाँ पर केवल एक एग्जाम्पल ऐसा है जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 आता है, ठीक है। यहाँ पर वो कौन सा कॉम्प्लेक्स बना रहा है, थायोसल्फेट के साथ। अब आपको याद आ रहा होगा, थायोसल्फेट जनरली क्या होता है, मोनोडेंटेड, पर ये उस केस में इंक्लूड था कि कुछ केसेस में ये मोनोडेंटेड लिगेंड किस तरह बिहेव करते हैं, लाइक डाईडेंटेड। तो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना आ गया है, 4। तो सभी केसेस में Ag कोऑर्डिनेशन नंबर 2 शो करता है +1 में, एक्सेप्ट दिस केस, ठीक है। यहाँ पर ये केवल 1 केस ऐसा है जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर Ag+1 के लिए क्या जाएगा, 4। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, क्रोमियम +1, तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना जाएगा, यहाँ पर 6। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो इसको मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि ये नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर एक नंबर ही तो है। तो अगर हम यहाँ से ट्राई करेंगे सभी मेटल्स के लिए याद हो जाए, रट जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें रिवर्स वे में आना है। जैसे जैसे आगे कॉम्प्लेक्स आपके सामने आते जाएंगे, आप कोऑर्डिनेशन नंबर को भी ऑब्जर्व करते जाओ, और ऑब्जर्व करते जाओगे तो आपके पास अपने आप ही आंसर आते जाएंगे। क्लियर यहाँ पर। जैसे मैंने बोला कि Fe2+ और Fe3+ जब भी आपको मिलेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही मिलेगा आपको। तो मुझे केवल इतना सा ध्यान रखना है कि यहाँ +2 और +3 के लिए 6 होता है, तो जैसे ही आयरन का कॉम्प्लेक्स आया आपको 6 मिल जाएगा वहाँ पर, तो अपने आप ही कोऑर्डिनेशन नंबर्स का क्या हो जाएगा, रिविजन। क्लियर ये पॉइंट। स्टार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर, उपसह संयोजन मंडल एवं आयनिक मंडल, ठीक है। यहाँ पर इसका एक और नाम है समन्वय मंडल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्फीयर का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर गोलाकार, ठीक है। यहाँ पर अब आते हैं, यहाँ पर बहुत सिंपल से है डेफिनेशन ये। समन्वय मंडल हम किसको बोलते हैं, हमें पता है कि यहाँ पर कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रिटर्न करने का तरीका क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में आप सबसे पहले किसको लिखते हैं, केंद्रीय धातु को, और उसके बाद किसको लिखते हो, लिगेंड को। उसके अकॉर्डिंग इस पे चार्ज किया जाता है प्लस या माइनस। अब मान लीजिए अगर प्लस चार्ज है तो बैलेंस करने के लिए बाद में क्या जाएगा, माइनस, और अगर माइनस चार्ज है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या जाएगा, प्लस, ठीक है। यहाँ पर तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्लस माइनस लिखा गया है, ये क्या कहलाता है, आयनिक मंडल, ठीक है। यहाँ पर और इसमें प्रेजेंट कौन होता है, सिंपल सामान्य आयन, ठीक है। यहाँ पर चाहे धन आयन हो या ऋण आयन, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रति आयन या काउंटर आयन। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है किसकी, समन्वय मंडल की या उपसह संयोजन मंडल की। क्या डेफिनेशन होगी, रिटर्न में देख लो, किसी संकुल में उपस्थित केंद्रीय धातु Cm
एवं इससे आबंधित लिगेंड्स को एक साथ वर्गाकार कोष्ठक, इसको क्या बोलेंगे यहां पर, स्क्वायर ब्रैकेट, वर्गाकार कोष्ठक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो ये तरीका हुआ किसी भी कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखने का। इसे ही समन्वय मंडल कहा जाता है। ठीक है, यहां पर आगे देखो, यह भाग एक इकाई के रूप में होता है एवं अनआयनित होता है। ठीक है, यहां पर एक इकाई या यूनिट का मतलब क्या हुआ, हमें पता है कि जब इसको कॉम्प्लेक्स को वाटर में डिसोल्व किया जाएगा तो M और L सेपरेट नहीं होते हैं। ठीक है, यहां पर क्योंकि इनका कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होता है। बॉन्ड कौन सा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड जैसा ही है। ठीक है, यहां पर तो ये पूरा का पूरा जलीय विलयन में भी यूनिट के रूप में है कौन, धातु और उससे आबंधित लिगेंड्स। और ये हमें पता ही कि ये भाग आयनित नहीं होगा। क्लियर यहां पर। अब हम डिफाइन कर देते हैं किसको, आयनिक मंडल को। तो देखो आयनिक मंडल की परिभाषा क्या होगी, आयनिक मंडल या आयोनिक स्फीयर या आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं इसको, आयोनाइजेशन स्फीयर। देखो आयनिक मंडल की परिभाषा क्या होगी, संकुल में उपस्थित आयनित होने वाला भाग, उसी से क्लियर हो जाना चाहिए यहां पर, आयनित होने वाला भाग स्क्वायर ब्रैकेट या वही वर्गाकार कोष्ठक के बाहर लिखा जाता है। इसे आयनिक मंडल कहा जाता है। तो ये भी सिंपल सी डेफिनेशन है कि आयनित होने वाला भाग हम कहां लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, यहां पर, और इसे क्या बोलेंगे, आयनिक मंडल। आगे लिखो, आयनिक मंडल में उपस्थित आयन प्रति आयन, या इनको हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन, काउंटर आयन, प्रति आयन कहलाते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से देख लेते हैं इसको यहां पर। वैसे तो डेफिनेशन से भी समझ में आ गया होगा, K4FeCN का होल 6 ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है। तो ये वाला जो पार्ट है स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा गया है, ये तो क्या हुआ, समन्वय मंडल। और ये जो K4 है ये क्या हुआ, आयनिक मंडल। ठीक है, यहां पर इसमें आयनित होके बनेगा क्या, K+, तो K+ क्या हो गया, प्रति आयन। क्लियर है सबके यहां पर। और एक और एग्जांपल देख लो, CuNH3 होल 4 और SO4। इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में कौन कौन लिखा गया, वही सबसे पहले मेटल आएगा, सेंट्रल मेटल और फिर लिगेंड। तो ये हुआ समन्वय मंडल या उप सह संयोजन मंडल। ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, आयनिक मंडल। इसमें आयनन होके क्या बनेगा, SO4 2- SO4 या सल्फेट जिसका नाम हमें पता है, ये क्या हो जाएगा, प्रति आयन। प्रति का मतलब यहां पर वही अपोजिट से है कि इस पे 2+ है तो बैलेंस करने के लिए क्या जाएगा, 2-। क्लियर हो गया यहां पर। तो ये परिभाषा किसकी हुई, समन्वय मंडल या उप सह संयोजन मंडल और आयनिक मंडल की। अब यहां पर एक डेफिनेशन और है। ठीक है, यहां पर स्पेशली एनसीईआरटी में इसको अलग से दिया हुआ है, उप सह संयोजन सत्ता या समन्वय सत्ता। ठीक है, यहां पर जब इसके भी आप डेफिनेशन देखोगे तो आपको लगेगा ये तो उप सह संयोजन मंडल ही है जो भी हमने स्टडी किया हुआ है। तो एक बार देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। संकुल में उपस्थित केंद्रीय धातु
लिगेंड्स के साथ मिलकर समन्वय सत्ता का निर्माण करते हैं, जिसे स्क्वायर ब्रैकेट या वही वर्गाकार कोष्ठक में लिखा जाता है। ठीक है, यहां पर तो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। उप सह संयोजन सत्ता या समन्वय सत्ता आ जाए तो आप ये सेम डेफिनेशन किसकी लिख सकते हो, यहां पर उप सह संयोजन मंडल की लिख सकते हैं हम। क्लियर हुआ ना यहां पर? तो कोई भी जैसे एग्जांपल देख लो, CuCl3 और NH3। अब यहां पर देखें तो कोबाल्ट पे +3 है, यहां -3 क्लोरीन पे, 3 पे -3 आ गया, अमोनिया पे 0, तो टोटल चार्ज भी कितना आ जाएगा 0। तो इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम देखें तो यहाँ केंद्रीय धातु कौन हुआ, कोबाल्ट। ठीक है, यहाँ पर तो ये 3 क्लोरीन और 3 अमोनिया लिगेंड के साथ मिलके समन्वय सत्ता का क्या कर रहा है, निर्माण। इसी को आप क्या बोलते हो, उप सह संयोजन मंडल। क्लियर हो गया पॉइंट? तो अभी भी रिपीट कर रहा हूं मैं ये बात कि ये दोनों अलग अलग नहीं है, कौन, समन्वय सत्ता या समन्वय मंडल, पर एनसीईआरटी में इनको अलग अलग डिफाइन किया गया है, इसलिए आपको भी याद होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर परिभाषा ऑलमोस्ट सेम ही है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये आपका कंप्लीट अब उप सह संयोजन मंडल या समन्वय मंडल। आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, समन्वय बहुफलक, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, यहाँ पर ये जो टर्म है थोड़ा याद रखने में टफ रहता है, तो इसको याद रखने का तरीका आपको बता रहा हूं कि आपको याद ये रखना कि ये रिलेटेड किससे है, जियोमेट्री या स्ट्रक्चर से। अब आपको ये याद कैसे आएगा कि ये जियोमेट्री या स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो यहां पर एक शब्द देखो, बहुफलक। फलक शब्द किसके लिए आता है, जियोमेट्री के लिए तो आता है, अष्टफलक चतुष्फलकीय। तो आपको ये जो फलक शब्द है ये बता देगा कि इसका रिलेशन किससे है, ज्यामिति या स्ट्रक्चर से। ठीक है, यहां पर डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है। देखो अब डेफिनेशन क्या है इसकी, किसी संकुल में केंद्रीय धातु से आबंधित लिगेंड्स का त्रिविम में केंद्रीय धातु के चारों ओर दिक् स्थान व्यवस्था को समन्वय बहुफलक कहा जाता है। एक बार दोबारा देखते हैं डेफिनेशन, किसी संकुल में केंद्रीय धातु से आबंधित लिगेंड्स का त्रिविम, तो यहां पर हम वही स्पेस की बात कर रहे हैं, यहां पर ज्योमेट्री आ गई तो स्पेस की बात करेंगे हम। त्रिविम में केंद्रीय धातु के चारों ओर दिक् स्थान व्यवस्था, दिक् स्थान व्यवस्था का मतलब वही किससे है, अरेंजमेंट। दिक् स्थान व्यवस्था को समन्वय बहुफलक कहा जाता है। ठीक है, यहां पर अब इसके एग्जाम्पल लेंगे, वो बिल्कुल आपको क्लियर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल Ml6। अब इस एग्जाम्पल में सेंट्रल मेटल से 6 लिगेंड्स अटैच्ड है, तो वही 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे, 6 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, तो इसकी स्ट्रक्चर कौन सी हो जाएगी, अष्टफलकी। ये हमारे पास आंसर संकरण से ही तो आ रहा है कि 6 सिग्मा बॉन्ड्स अगर बना रहे हैं यहाँ पर लिगेंड्स, किसके साथ, केंद्रीय धातु के साथ, तो इसकी आकृति कौन सी हो जाएगी, अष्टफलकी। अष्टफलकी स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, वही स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बना दी हमने और 2 लाइंस और ड्रॉ कर दी, अपर साइड और डाउन साइड। तो टोटल लिगेंड्स कितने आएंगे, 4 तो स्क्वायर प्लेनर में, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। क्लियर यहाँ पर? तो ये हमारे लिए नया शब्द नहीं है, अष्टफलकी है, केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, Ml4। 4 के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर पॉसिबल है। एक तो टेट्राहेड्रल, वो आप सब जानते हो,
चतुष्फलकीय। तो फलक शब्द आ रहा है यहाँ पर, तो समन्वय बहुफलक को यहाँ से याद रखना है, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल। और सेकंड जो अरेंजमेंट हो सकता है लिगेंड्स का स्पेस में केंद्रीय धातु के चारों ओर, वो कौन सा होगा? वर्गाकार समतलीय। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर। और एग्जांपल देख लो इसके, आपके सिलेबस में जो यहां मिलने वाले हैं वो मेनली तीन ही मिलेंगे, अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय और वर्गाकार समतलीय। पर जैसे ML5 अगर गिवन हो, ठीक है, यहां पर अब 5 लिगेंड्स अटैच्ड है, तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी है। ये स्ट्रक्चर हमने स्टडी की हुई, अगर आपको याद आ रहा हो PCl5 के लिए, त्रिकोणीय द्विपिरामिडल। और 5 में एक और पॉसिबल है, क्या नेम देंगे इसको? हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी स्टडी किया हुआ, तो इसको कि अष्टफलक में अगर एक लोन पेयर आ जाए तो फिर इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? वर्गाकार पिरामिडल। तो आ गया समझ में? समन्वय बहुफलक या कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, सिंपल सी डेफिनेशन है, लिगेंड्स का स्पेस में केंद्रीय धातु के चारों ओर जो अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट कैसा है, उसी को क्या नाम दिया गया है? समन्वय बहुफलक। अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या या अवस्था, ऑक्सीडेशन नंबर। अब वैसे तो हमें पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे यहाँ पर, जैसे कि एग्जांपल देखो, Fe(NH3)6 और 2+, ठीक है। यहाँ पर अब कैलकुलेशन आप कैसे करोगे कि Fe पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो अमोनिया पे चार्ज कितना होता है? 0, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है ये, तो Fe पे ही चार्ज कितना होगा? +2, तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आ जाएगा? 2+। तो यहाँ पर गिवन कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण कितना हुआ? +2 हुआ, ठीक है। यहाँ पर तो ये तो हुआ कैलकुलेशन वाला पार्ट। अब हम आते हैं यहाँ पर इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखो इसको डिफाइन किस वे में किया गया है, यदि संकुल में केंद्रीय धातु से आबंधित सभी लिगेंड्स को उनके द्वारा साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों के साथ पृथक कर दिया जाए तो केंद्रीय धातु पर उपस्थित आवेश उसकी ऑक्सीकरण अवस्था या क्या बोलते हैं अंक, ऑक्सीकरण अवस्था या अंक कहलाती है। अब इस लाइन का क्या मीनिंग हुआ, जैसे अमोनिया क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किसको कर रहा है? Fe को। तो यहां से अगर ये 6 अमोनिया हम रिमूव कर दें तो अभी कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है? 2+। सारे अमोनिया को यहां से हटा दें तो ये 2+ किस पे आ जाएगा? Fe पे। तो Fe पे जो चार्ज आ गया भाई उसका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्लियर हो गया। यहाँ पर कैलकुलेशन तो हम इजी वे में कर ही सकते हैं यहाँ पर अगर मान लीजिए डेफिनेशन हमें बतानी हो, ठीक है, यहाँ पर तब आंसर हम इस वे में देंगे यहाँ पर कि केंद्रीय धातु से आबंधित सभी लिगेंड्स को अगर उनके द्वारा साझे किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों सहित हटा दें तो केंद्रीय धातु पर जितना आवेश पीछे रह जाएगा वही उसकी क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर एक पॉइंट और हमें नोट करना है, संकुल यौगिकों के नामकरण में केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को इसके प्रतीक चिन्ह के साथ रोमन संख्या में
लघु कोष्ठक में लिखा जाता है। तो एक्चुअल में ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेमिंग का भी एक पार्ट हो गया, वहां भी हम इसको स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, यहां पर एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। Cu Cn का ऑल 4 और 3 माइनस। अब यहां पर अगर वही चार्ज कैलकुलेशन करें तो 1 साइनाइड पे -1, तो 4 पे कितना हुआ 4 माइनस। कॉपर पे चार्ज कितना आ गया +1। ठीक है, यहां पर तो यहां पर जब हम इसको रिटर्न करेंगे तो नेमिंग में कैसा आएगा, कॉपर सिंबल आ गया इसका, और ब्रैकेट में क्या जाएगा फर्स्ट। ठीक है, यहां पर तो इसको ये शो करने का या प्रदर्शित करने का क्या हो गया है तरीका। क्लियर है यहां पर कि हम रोमन संख्या से क्या शो करते हैं, किसी भी केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था या उसके ऑक्सीकरण अंक को।